हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 अगस्त को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है डू डॉक्टर नीड्स अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण ऑल ओवर द इंडिया डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। डू यू थिंक डॉक्टर इन इंडिया रिक्वायर अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट? तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मंकी पॉक्स के ऊपर। वाई इज एम पॉक्स अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी? रिसेंटली मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ग्रेड 3 इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया है WHO ने। तो ये ग्रेड 3 इमरजेंसी क्या होती है इसके बारे में बात कर लेंगे। मंकी पॉक्स डिसीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर 2025 प्रीलिम्स में। मेंस में आने के चांसेस रिलेटिवली कम है। सो प्री के पर्सपेक्टिव से अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है डू डॉक्टर्स नीड अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, डू यू एग्री दैट डॉक्टर नीड्स अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट? इस तरह का मेंस में सवाल आ सकता है। इतना ही सिंपल सवाल आपको पूछा जाएगा, उसी पे कमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं, हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस भी किया था। जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया वो स्ट्राइक पर हैं, डिमांड कर रहे हैं लॉ की विच एंश्योर देयर सेफ्टी वाइल ऑन ड्यूटी। जब वो ड्यूटी पे रहें तो उनकी सेफ्टी से रिलेटेड लॉ, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ की डिमांड की जा रही है। ये जो स्ट्राइक की जा रही है, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो रीसेंट इंसिडेंट के बाद किया जा रहा है जो कि RG कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। एक यंग डॉक्टर के साथ उनका मर्डर कर दिया गया, उसके पहले उनका रेप किया गया था और बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से हीनस क्राइम जो है उनके अगेंस्ट में किया गया है। उसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसे और सेफ बनाया जा सके। अब बात करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक्चुअल में क्या डॉक्टर के अगेंस्ट में सचमुच वायलेंस होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू हेल्थ वो किसके अंदर, कौन से सब्जेक्ट में आते हैं, किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर बोथ आर स्टेट सब्जेक्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ किसके अंदर आता है? स्टेट सब्जेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर आता है? स्टेट सब्जेक्ट। एजुकेशन किसके अंदर आता है? कंफ्यूज आना नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब एजुकेशन से रिलेटेड लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा आपको लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, इस तरीके की चीज़ें आ सकती है और पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा सेंट्रल लिस्ट में आता है, कौन सा स्टेट में, या फिर कौन सा कॉन्करेंट। तो यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की? स्टेट गवर्नमेंट की। हेल्थ किसके अंदर आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर ये जो इवेंट्स हुए हैं उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ममता बनर्जी के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उनको वो सारी चीज़ें करना है जिससे डॉक्टर के अगेंस्ट में जो वायलेंस हो रहा है या इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही है वुमेन सेफ्टी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, उसको रोकने के लिए स्टेट को ही काम करना होगा। Violence against healthcare workers at workplace is not new in India. In 1973, Aruna Ramchandra Shanbhag, working as a junior nurse at King Edward Memorial Hospital, Mumbai, was sexually assaulted by a hospital sweeper. She died in 2015 after spending over 41 years in a vegetative state following the अटैक। सो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके ऊपर
अटैक वायलेंस कोई नई चीज़ नहीं है इंडिया में। 1973 का यहाँ पर केस की बात की जा रही है, अरुणा शाहनवाग केस की। अरुणा शाहनवाग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, जो कि हॉस्पिटल के स्वीपर ने किया था। उसके बाद से वो वेजिटेटिव स्टेट में है, सपोर्ट सिस्टम के थ्रू अपनी ज़िंदगी जी रही थी। उसके बाद उनके बिहाफ में ऑब्वियसली उनके जो रिश्तेदार होंगे उन्होंने क्या फ़ाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में केस, और कहा कि इन्हें पैसिव इथनूसिया दिया जाए। पैसिव इथनूसिया क्या होता है? पैसिव इथनूसिया क्या होता है? बेसिकली इथनूसिया के थ्रू आप जो है अपनी जान ले सकते हैं। एक्टिव इथनूसिया और पैसिव इथनूसिया दो तरीके की चीज़ें होती है। एक्टिव इथनूसिया मतलब आप अपनी जान लेने के लिए आप कोई भी दवाई ले सकते हैं या फिर जिससे आप इजीली आपकी डेथ हो जाए। पैसिव इथनूसिया का मतलब ये है कि आपकी हालत बहुत ख़राब है, आप वेजिटेटिव स्टेट में हैं, आप ऑलरेडी वेंटिलेटर में हैं और वेंटिलेटर की वजह से आप जीवित हैं। द मोमेंट वेंटिलेटर हटेगा आपकी डेथ हो जाएगी। तो जो आप सपोर्ट सिस्टम के भरोसे जी रहे हैं, अगर वो सपोर्ट सिस्टम हटा लेते हैं तो उससे आपकी जान चली जाएगी और उसको हम पैसिव इथनूसिया कहेंगे। लेकिन इंडिया में आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ तो था, राइट टू डाई नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अरुणा शाहनवाग ने अपील की कि उन्हें मरने का अधिकार दिया जाए विथ डिग्निटी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इथनूसिया अलाउ किया इस केस में। और उसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई, एडवांस डायरेक्टिव के थ्रू लोग अपनी लिविंग विल लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले साल, है ना, जब एडिटोरियल आते थे तो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस भी की है। प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई गई, हर कोई ऐसे मर नहीं सकता है, प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई गई है। आपको अधिकार है राइट टू डाई विथ डिग्निटी। पहले आपको ये अधिकार नहीं था। अरुणा शाहनवाग केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार रिकॉग्नाइज़ किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी सुसाइड कर सकते हैं, वो अभी भी गलत है। ये यूनिवर्सल नहीं है। राइट टू लाइफ जैसे हर जगह यूनिवर्सल है, वैसे ही यहाँ पर ये राइट टू डाई यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन आप सर्टेन प्रोसीजर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, आप सर्टेन वेजिटेटिव स्टेट में हैं जहाँ आपका जीवन मरने से भी ज़्यादा क्रूअल है, जहाँ आपकी लाइफ आपको जी रहे हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, पेन इसके साथ जीना पड़ रहा है, तभी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। सो अल्टीमेटली देखें तो हेल्थ केयर वर्कर के अगेंस्ट में वायलेंस ज़मानों से चले आ रहे हैं। देयर इज़ अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन बाय इंश्योरिंग प्रॉपर लाइटिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स, कैमरास एंड मैन वॉक थ्रू बिटवीन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर एंड इमरजेंसीज एरिया। सो बहुत ही अर्जेंट नीड है किसकी? वर्किंग और लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने की। कैसे कर सकते हैं? एकदम छोटी छोटी चीज़ें करके, जैसे कि प्रॉपर लाइटिंग लगा दी जाए, सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और रास्ते में पूरा अंधेरा होता है। कई बार जो रेसिडेंट्स डॉक्टर होती हैं, जूनियर डॉक्टर होती हैं, उन्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत रिस्क होती है उनके ऊपर अटैक होने की। सो वहाँ पर आपको मैंड वॉक थ्रू, मतलब एक आध आपके साथ कोई आदमी या सिक्योरिटी गार्ड आपको लेके जाए, छोड़े, इस तरह की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। या फिर आप गाड़ी, है ना, जो ऑफिशियल गाड़ी होती है हॉस्पिटल की, वो करें, ताकि उसके थ्रू जो महिलाएं हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा सके। ये सिंपल मेजर्स हैं दैट कुड मेक अ रियल डिफरेंस टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर। जो पर्टिकुलरली जूनियर डॉक्टर होती है वो नाइट शिफ्ट में काम करती हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, इन सब की जान को खतरा होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको ये लगता है कि हमारे पेशेंट की जान बचनी चाहिए, पर कई बार नहीं बच पाती है, तो वो इमोशनली होकर कई बार डॉक्टर के अगेंस्ट में वायलेंस कर देते हैं। और इसलिए डॉक्टर को, आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि डॉक्टर को किसी ने मार दिया, किसी रिश्तेदार ने जो है बहुत ज़्यादा उन पर हमला कर दिया, नेग्लिजेंस के कारण। ऐसा पेशेंट्स के जो रिलेटिव होते हैं उनको लगता है कि नेग्लिजेंस किया होगा डॉक्टर ने, इसलिए वो नहीं बच पाया, अभी तक तो ठीक था लेकिन बच क्यों नहीं पाया। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, तो डॉक्टर के अगेंस्ट में वायलेंस होता है। वायलेंस डॉक्टर के अगेंस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ये ग्लोबल इशू है ना, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री है, ये जो आपकी यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज़्म बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ यूके के बारे में दिया हुआ है। यूके में
नेशनल हेल्थ सिस्टम डेवलप किया गया है जो एनफोर्स किया गया है, जो कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है ऑन वायलेंस, सपोर्टेड बाय डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो हेल्थ केयर के अगेंस्ट में असॉल्ट किया जा रहा है उसे फेलोनी माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग डिटरेंट का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल में प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी पर्सनल हैं, पैनिक बटन है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आप पे अटैक कर सकता है तो आप पैनिक बटन दबा दीजिए, उसी वक्त जो है सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पास पहुंच जाएंगे। और मैंडेटरी डी एस्केलेशन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इंडिया में भी ये सारे मेजर्स अपनाने की ज़रूरत है और साथ में एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन केस स्टेट गवर्नमेंट डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार का कोई तो एक्ट होना चाहिए जहां पर जिसका वो यूज़ कर पाए। डॉक्टर क्या क्या डिमांड कर रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं कि पहला तो सबसे पहले कि जो हॉस्पिटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसको सॉर्ट करिए, और जो एयरपोर्ट में जितने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं उतने मिनिमम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ पर भी फॉलो होने चाहिए, हॉस्पिटल में फॉलो होने चाहिए, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो सेफ़ रह सके, उनका जो वर्क प्लेस है वो सेफ़ रह सके। मैंडेटरी सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सीसीटीवी लगाना, सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करना, ये सारी चीज़ें कंपलसरी करना चाहिए सरकार को। ये सारी की सारी क्या है, इनकी डिमांड्स है डॉक्टर की केंद्र सरकार से। इसके अलावा द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल। जो वर्किंग और लिविंग कंडीशन है इसको पूरी तरीके से ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से इसे है ना चेक करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, वो सारी डिमांड को देख करके वो सारी चीज़ें सप्लाई करने की ज़रूरत है। वी वांट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हुलिगन्स ऑफ वेंडलिज्म एंड दे शुड बी अवॉर्डेड एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं, जो आरजीकर हॉस्पिटल केस था उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको बहुत बड़ी पनिशमेंट देने की डिमांड कर रहे हैं, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो देने की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ लोगों ने वायलेंस भी किया था नेक्स्ट डे जा कर के एविडेंस मिटाने के लिए, उन हुलिगन्स के अगेंस्ट भी डिमांड की जा रही है कि उन्हें पनिश किया जाए। केंद्र सरकार ने रिसेंटली कुछ प्रोविजंस लेकर आए हैं, वो प्रोविजंस क्या हैं वो देख लेते हैं। ऑन अगस्त 16 Ministry of Health and Family Welfare issued an order that in the event of any violence against any healthcare worker while on duty, the head of the institution shall be responsible for filing an institutional FIR within a maximum of 6 hours of the incident. So, Ministry of Healthcare है ना, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली एक ऑर्डर इशू किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी वायलेंस का केस आता है हेल्थ केयर वर्कर के अगेंस्ट में, तो जो इंस्टीट्यूशन होगा या जो हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है उसके हेड को 6 घंटे के भीतर FIR फाइल कराना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो हेड के अगेंस्ट में जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन ने सारे मेडिकल कॉलेजेस को डायरेक्ट किया है टू डेवलप अ पॉलिसी फॉर सेफ वर्क एनवायरनमेंट विद इन द कॉलेज। ठीक, तो जितने भी कॉलेजेस हैं उनको सेफ वर्क एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए एक पॉलिसी बनाने की बात कही गई है, ताकि जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो वहाँ पर सेफ फील कर सकें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एनी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टूडेंट शुड बी प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेटेड बाय द कॉलेज मैनेजमेंट एंड FIR शुड बी लॉन्च। अगर कोई भी वायलेंस केस आता है तो मेडिकल स्टूडेंट के अगेंस्ट में, तो कॉलेज मैनेजमेंट प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगा और FIR लॉन्च करेगा, तुरंत FIR फाइल करेगा। सो ये सारी चीज़ें है ना से केंद्र सरकार के रिसेंटली क्या हैं प्रोविजंस लाए गए हैं टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ डॉक्टर। बट अभी भी केंद्र सरकार जो है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं ला पा रही है, क्योंकि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक, सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। एक और चीज़ बताना ज़रूरी है, केंद्र सरकार ने कोविड के समय में हेल्थ केयर वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा लॉ लेकर आई थी
जिसमें अगर आप हेल्थ केयर के केस में कोई भी वायलेंस करते हैं तो आपको तुरंत सज़ा होगी। लेकिन उसमें सनसेट क्लॉज था, इसका मतलब जैसे ही कोविड ख़त्म होगा वो लॉ अपने आप ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कोविड के दौरान के लिए वो लॉ था। ऐसा क्यों हो पाया कि केंद्र सरकार उस समय लेकर आई? क्योंकि उस वक्त सारी की सारी पावर किसके पास थी? केंद्र सरकार के पास थी। स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं थी। सारी की सारी पावर होम मिनिस्ट्री के पास थी, क्योंकि उस समय नेचुरल कैलामिटी आई हुई थी, है ना। तो अगर आपको याद हो तो पेंडेमिक एक्ट था, उसके अंदर सारी पावर किसने ले ली थी? केंद्र सरकार ने ले ली थी। इसलिए ये एक्ट उस समय लेकर आ पाए थे। नॉर्मल कंडीशन में इस तरह का एक्ट लाना इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हेल्थ केयर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। समझ में आया? सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है वाई इज एमपॉक्स अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 2025 में आपको दिख सकता है डिसीज़ थीम के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहले हर साल एक ना एक डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया करता था, अभी कम हो गया है, लेकिन कभी भी आपको डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मंकी पॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक, तो मंकी पॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप सेव करके रख लेना और बाद में उसे एग्ज़ाम टाइम आप पढ़ सकते हैं, या फिर खुद के नोट्स बना रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। सो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्यों मंकी पॉक्स न्यूज़ में है। अगस्त 14 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स आउटब्रेक को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। मंकी पॉक्स आउटब्रेक हुआ कहाँ है? अफ्रीकन कंट्रीज़ में हुआ है। स्पेशली कौन सी कंट्री में? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक, DRC याद रखना है। DRC में मंकी पॉक्स आउटब्रेक हुआ है। आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है? आपको डिसीज़ दी जा सकती है ऐसे, मंकी पॉक्स आउटब्रेक, निपा वायरस आउटब्रेक, कोविड आउटब्रेक, और आपको यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा? कंट्री दे दी जाएगी। यहाँ पर हो सकता है DRC दे दे, निपा इंडिया में दे दे, केरला में, कोविड आपको चाइना में दे दे। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है प्रीलिम्स में। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स आउटब्रेक को क्या डिक्लेयर कर दिया है? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, और एक्यूट ग्रेड 3 इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। अभी बाद में पढ़ेंगे ये एक्यूट ग्रेड 3 इमरजेंसी है क्या। सबसे पहले मंकी पॉक्स है क्या, इसे समझ लेते हैं। ठीक, जो रीसेंट आउटब्रेक है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, तब से केस शुरू हो गए थे आना, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा केसेस में सर्च देखने को मिला है। एमपॉक्स और मंकी पॉक्स इज़ अ रेयर जूनेटिक डिसीज़। जूनेटिक डिसीज़ का मतलब क्या होता है? जो कि एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड हो सकती है, उसे हम जूनेटिक डिसीज़ बोलते हैं। सो ये एक रेयर जूनेटिक डिसीज़ है which is caused by monkeypox virus which belongs to the orthopox virus genus in Poxviridae family। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जनरली ऐसी चीज़ें आपको नहीं पूछी जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि monkeypox वायरस के कारण ये डिसीज़ होती है। Other diseases caused by virus from this family include smallpox, cowpox and more। जो एमपॉक्स वायरस है वो ह्यूमन को कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? थ्रू फिजिकल कांटेक्ट विथ समवन इन्फेक्शियस। इसका मतलब P2P हो रहा है। अगर आप किसी इन्फेक्शियस पर्सन के पास जाते हैं तो उनके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ये वायरस हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इन्फेक्टेड ब्लड से कांटेक्ट रखते हैं, इन्फेक्टेड फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर जो पर्सन है उनका जो जहाँ उनके शरीर में रैशेस आ जाते हैं एमपॉक्स के कारण, अगर उस रैशेस के कांटेक्ट में आते हैं, स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, तो भी आपको ये डिसीज़ हो सकती है। इसके अलावा एमपॉक्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू contact with contaminated material or infected animal bite or scratches, or through activities like hunting, skinning, cooking, dealing with carcasses or eating infected animals। मान लीजिए किसी एनिमल के अंदर भी ये वायरस है, और अगर आप उस जानवर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि आप उसे खा रहे हैं, तो भी आपको ये वायरस हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। या फिर आप उसका जो कारकास है उससे डीलिंग कर रहे हैं, है ना, उसका जो मृत शरीर है उसको फेंकना, दफनाना, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो भी आपको ये वायरस हो सकता है। और हंटिंग वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपको ये वायरस हो सकता है। किसके? जो जानवर को
ये ऑलरेडी एम्पॉक्स वायरस जिसमें है उसके कांटेक्ट में आते ही आपको भी ये बीमारी हो जाएगी। करेंटली 2 क्लेड्स और जेनेटिक ग्रुप ऑफ एम्पॉक्स एग्जिस्ट। कोविड के समय में हमने देखा था अलग अलग म्यूटेशन होके जीन्स अलग अलग हो गए थे, है ना। कोविड अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से चल रहा था। यहाँ पर 2 क्लेड हैं, किसके, एम्पॉक्स के, मतलब 2 जेनेटिक ग्रुप हैं जिसे हमने क्लैड 1 और क्लैड 2 कहा है। ठीक, जो क्लैड 1 है वो कहाँ पर पाया जा रहा है? क्लैड 1 आपका सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में जो एम्पॉक्स के केसेस आ रहे हैं वो क्लैड 1 के केसेस हैं। क्लैड 2 के केसेस कहाँ के हैं? वेस्ट अफ्रीका के। जैसे कि अल्फ़ा कोविड, बीटा कोविड कहाँ पर था, है ना। ओमिक्रॉन कोविड, अलग अलग नाम दे दिए थे जो अलग अलग जगह मिल रहे थे, उसमें हल्का सा म्यूटेशन था जीन्स में, तो इसलिए अलग अलग नाम दिए गए थे। उसी तरीके से एम्पॉक्स में भी यहाँ पर अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। 2 ही तरह के अभी हमें जीन्स ग्रुप मिले हैं और उसे क्लैड 1 क्लैड 2 कहा गया है। एक सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में उसे क्लैड 1 और एक वेस्ट अफ्रीका में उसे क्लैड 2 एम्पॉक्स कहा गया है। समझ में आया क्या? द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ एम्पॉक्स रिमेन्स अननोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार। अभी भी हमें जो मंकी पॉक्स है वो उसका एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता चला कि वायरस आया कहाँ से है, लेकिन ये माना जा रहा है कि स्क्वायरल और जो मंकी हैं वो कैरियर्स हो सकते हैं इस वायरस के, यही वायरस को फैला रहे हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे आ जाता है कि जो एग्जैक्ट सोर्स है वो मंकी है तो वो आंसर सही नहीं होगा। अभी अननोन है लेकिन अनुमानित है कि जो मंकी और स्क्वायरल हैं वो इस वायरस को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। अब सिम्टम्स देख लेते हैं। जनरली जो ह्यूमन में मंकी पॉक्स वायरस हो रहा है जिनको, उन्हें रैशेस होते हैं, वो ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो रैशेस होंगे वहाँ पर आप क्या खुजाना चालू करोगे, फिर वहाँ पर घाव बन जाएगा, फिर वहाँ पर पस लिक्विड जमा हो जाएगा और फिर वो ईची पेनफुल हो जाता है, फिर धीरे से वो फट जाता है। सो रैशेस, ब्लिस्टर्स, ये सारी चीज़ें दिखेगी। इसके अलावा आपको फीवर आ सकता है, सोर थ्रोट हो सकती है, हेडेक हो सकता है, मसल एचेस हो सकता है, बैक पेन, लो एनर्जी, सॉलन लिम्फ नोड्स, ये सारे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जनरली आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको मंकी पॉक्स है ना। जनरली बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ केसेस में सीवियर सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो चिल्ड्रन होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं। मतलब जिनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती उन्हीं पर ये वायरस सीवियर सिम्टम शो करता है। चीज़ें क्लियर है? ट्रीटमेंट क्या है इसका? अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है एम्पॉक्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। WHO ने कहा है कि सपोर्टिव केयर दें। बुखार आ गया, पैरासीटामोल दे दो। पेन है तो फिर दर्द की पेन किलर दवाई दे दो। तो अभी जनरली सिम्टम्स को ट्रीट किया जा रहा है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। WHO ने सपोर्टिव केयर रिकमेंड किया हुआ है। हालांकि एक एंटीवायरल ड्रग जो कि स्मॉल पॉक्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था, जिसका नाम है टेकोविरिमट, इसे जनवरी 2022 में अप्रूव किया गया है बाय यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्पॉक्स अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बट एक्सपीरियंस विद सच थेरेपेटिक्स इज़ लिमिटेड। ठीक, सो जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है उन्होंने एंटीवायरल ड्रग अप्रूव किया है जो कि स्मॉल पॉक्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाया जाता था पहले, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल और बहुत सीवियर केसेस हैं तभी आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। 3 वैक्सीन्स MVABN, LC16 एंड ऑर्थोपॉक्स वैक डेवलप्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स आर ऑल्सो अप्रूव फॉर प्रिवेंशन ऑफ एमपॉक्स। ये जो 3 वैक्सीन है, ये तीनों वैक्सीन किसकी हैं? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है। तीनों वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ एमपॉक्स। हाउएवर ओनली पीपल हु आर एट रिस्क आर कंसिडर्ड फॉर वैक्सीनेशन। मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर आउटब्रेक हुआ है ना, कोई डिस्ट्रिक्ट है, लेट्स से ऑलरेडी आउटब्रेक हो गया है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इसी जगह पर आप क्या करेंगे? इन वैक्सीन को इनक्लेट करेंगे, ये वैक्सीन आपको दी जाएगी। अदरवाइज बाकी एरिया जहाँ पर बिल्कुल भी केसेस नहीं है वहाँ पर ये वैक्सीन का यूज़ नहीं करेंगे। WHO डज नॉट रिकमेंड मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट एमपॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि WHO ने अभी कोई भी मास वैक्सीनेशन अप्रूव नहीं किया गया है अगेंस्ट मंकी पॉक्स डिसीज़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए।
नेक्स्ट है जो करंट आउटब्रेक है वो कहाँ कहाँ हुआ है वो देख लेते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में केसेस दिखे हैं। स्वीडन यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर भी आपको क्लेड 1 वेरिएंट के केसेस देखने को मिले हैं और ये फर्स्ट कंट्री है आउटसाइड अफ्रीका जहाँ पर केसेस मिले हैं। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं। लगभग 15,600 केसेस अभी तक आ चुके हैं। 557 के आसपास मृत्यु या डेथ हो चुकी है एमपॉक्स से। टोटल 116 कंट्रीज अफेक्ट है इस वायरस से, लेकिन वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री कौन सी है? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। WHO हैज़ रिगार्डेड द ग्लोबल एमपॉक्स आउटब्रेक एज अ acute grade 3 emergency in accordance with the WHO emergency response framework which is the highest on the list। ठीक, तो WHO का इमरजेंसी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क है, उसमें अलग अलग ग्रेडिंग की गई है। इसमें ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। अगर ग्रेड 3 इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एक्यूट ग्रेड 3 इमरजेंसी रिस्पॉन्स किसी भी डिसीज़ को कंसिडर किया जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमल रिस्पॉन्स इसमें इंश्योर करने की बात कर रहा है WHO। अ ग्रेड 3 इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिक्वायर्स अ मेजर टू मैक्सिमल रिस्पॉन्स फ्रॉम WHO। ठीक, मतलब बहुत ही सीरियस है ये, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। Public health emergency of international concern is an extraordinary event that relates to the international spread of disease which would potentially require a global coordinated response। ठीक, ये PHEIC के बारे में हमने कोविड टाइम पर पढ़ा था। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न किसी भी डिसीज़ को कंसिडर किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो सकती है और तुरंत के तुरंत ग्लोबल और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की ज़रूरत है इस आउटब्रेक को, इस पेंडेमिक को या फिर इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। द पर्पस ऑफ PHEIC, द हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म बाय द WHO इज टू कोऑर्डिनेट इमीडिएट इंटरनेशनल एक्शन बिफोर द इवेंट बिकम बिगर एंड टर्न्स इनटू पेंडेमिक। सो पेंडेमिक बनने के पहले की जो स्टेज होती है वो PHEIC होती है और पेंडेमिक ना बन जाए इसलिए सारी कंट्री को पर्टिकुलरली जो WHO है वो ये कहता है कि भाई आप सतर्क हो जाएं, ये डिसीज़ पेंडेमिक में कन्वर्ट हो सकती है और सब लोग कोऑर्डिनेटेड और ग्लोबल रिस्पांस करें ताकि इस डिसीज़ को ख़त्म किया जा सके। समझ में आया? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। कोविड टाइम पढ़े थे, वापस आपको ये पूछा जा सकता है, उस समय नहीं पूछा गया है, अब आपको आ सकता है ना, क्योंकि अब कोई नहीं पढ़ रहा है इसको, अब सब लोग भूल चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो ये कंप्लीट आर्टिकल था, होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा।